Lead the OBC community with him. That's right. He has emerged as a good OBC leader. Fantastic. Now, let's go straight across to Uttar Pradesh. And we have Mr. Manoj Yadav, Chief Spokesperson of the Samajwadi Party and one of the best analysts, one of the best political analysts that I know of. At the moment with us, Manoj Yadav Sahab, Namaskar. नमस्कार नमस्कार सर. How are you, sir? Hi, you're looking so bright. You're looking so bright and nice. Wonderful, really wonderful. सर वो आपके पॉकेट में क्या है सर? वो लाल क्या वो संविधान की किताब है क्या सर वो? नहीं, ये हमारी कैप है. कैप. लाल टोपी, अरे जबरदस्त सर. लाल टोपी, just like Garibaldi. मैं हमेशा अपनी पॉकेट में रखता हूँ हमेशा, और जहाँ जरूरत पड़ती लगा लेता हूँ. अगर आप परमिट करें तो अभी लगा लूँ. सर आपकी मर्जी है, लगाइए अच्छा लग जाएगा. जबरदस्त जी. That's it. There you go. Fantastic. जबरदस्त. Fantastic. जी. तो सर ये बताएं, आज है 1 जुलाई, 1 जुलाई सर. आज 3 नए क्रिमिनल लॉ जो हैं वो लागू हो गए. आज से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नया लागू हो गया सर. आपको आवाज आ रही है सर? निश्चित तौर पे जी. तो मतलब पहले जो ऑब्जेक्शन आती थी बुलडोजर बाबा को लेकर के बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी और चीज के आप धड़ाधड़ तोड़े जा रहे हैं. अब तो मतलब खुली छूट हो गई, अब तो जो मर्जी कर लीजिए. मनोज यादव सर. और निश्चय ही सबसे पहले मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाई दूंगा और कामना करूंगा ईश्वर से, इस पूरे प्रकृति से कि उनको दीर्घायु दे, उत्तम स्वस्थ दे और राजनीति के शिखर तक पहुंचे, जहां से इस देश के तमाम सारे उन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे आज तक राजनीति में कुछ नहीं हुआ, उन मुद्दों को राजनीति में आगे ला के इस देश की जनता की सेवा कर सकें. ये ऐसी कामना मैं ईश्वर से करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः और आप दोनों की तरफ से भी उनको जन्म दिवस की ढेर सारी बधाई. Happy बहुत बधाई. Really impressed with him. We were always impressed with him. Yes. He was, by the way, one of the best chief ministers Uttar Pradesh has ever had. निश्चय ही आर के जी, जो आपका सवाल है बड़ा वाजिब सा सवाल है कि जी. जिस तरीके से 10 साल की सरकार में तमाम सारी एजेंसियों की तरफ से और तमाम कानूनों को धता बताते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार चलाई, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा. पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि लोकतंत्र में भी क्या ऐसा होता है. जैसे मैंने आपके चैनल पर शायद बताया है, कभी उदाहरण दिया है कि हमारी पार्टी के एक विधायक बरेली के थे, मुस्लिम थे, उनका पेट्रोल पंप योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा पेट्रोल पंप बुलडोज कर दिया. क्यों किया मैं आज तक नहीं समझ पाया. और अगर पेट्रोल पंप कोई हमारे पिताजी के घर के सामने की दीवार थोड़ी नहीं थी कि जैसे मर्जी वैसे बना लिया. पेट्रोल पंप कंपनियां बनाती हैं, कंपनियों के मानक होते हैं, उनकी एनओसीज होती हैं, उसके आधार पे बनता है. जमीनों के लिए भी तमाम सारी उसकी लिखा पढ़ी होती है, जांच होती, कितने पैमाने उसमें रखे जाते हैं. लेकिन गिर गया तो ये मतलब कानून का दुरुपयोग है. और सरकार जहां चाहे वहां जिससे चाहे वैसे बना सकती है चीजें, लेकिन दूसरे दलों के लिए इस तरह की चीजें पहले से भी लागू थी. अब मुझको ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में जो कानून लागू किया है जिसमें पुलिस बड़ी सशक्त होगी, पुलिस के पास बड़े पावर्स होंगे, वो निश्चय ही जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा. सर पावर्स आ गए हैं सर. आज की तारीख में किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है और 24 घंटे तक उसको कोई स्पष्टीकरण देने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है. कोई सब इंस्पेक्टर उठा के ले जा सकता है सर किसी को भी. नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ा विमर्श है, इस पे चर्चा होनी चाहिए देश में और लगातार इस सरकार के द्वारा जो चीजें की जा रही हैं उससे. लेकिन एक अच्छा हुआ कि सरकार की मंशा हो सकता है कुछ और रही हो, लेकिन जो जनता ने मैंडेट दिया है सरकार को, उस पे तानाशाही तो नहीं चल पाएगी. ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बता रहा हूँ. तानाशाही नहीं चल पाएगी. और अगर तानाशाही करने की कोशिश ये सरकार करेगी तो मैं दावे से कह रहा हूँ सरकार को चलने नहीं देंगे. तानाशाही कैसे चलेगी जब हम सरकार ही नहीं चलने देंगे. तो ये बात मौजूदा एनडीए की सरकार, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में, अमित शाह जी गृह मंत्रालय में और हमारे बेचारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय में, जिन पे कोई सवाल नहीं है, उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है,
सब पे ये निश्चित तौर पे लागू होगा कि अगर देश के किसी भी एक व्यक्ति के साथ गलत करने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चय ही विपक्ष ईंट से ईंट बजा देगा, इसमें दो राय नहीं। आज देखा सर हमने, आज देखा, सॉरी प्रदीप, Yes, yes. आज देखा हमने राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार भाषण दिया 101 मिनट का, जबरदस्त मजा आ गया। और उनके साथ में बहुत मजा आया देख करके कि अवधेश प्रसाद जी उनके साथ बैठे, मतलब जबरदस्त बिल्कुल। मतलब पहले कभी पार्लियामेंट में बड़े सालों के बाद सर, 10 साल के बाद, मुझे तो 40 साल से ऊपर हो गए हैं पत्रकारिता में, 10 बरस के बाद मुझको मजा आया पार्लियामेंट की प्रोसीड। सर आपकी वो टोपी बिल्कुल फिक्स्ड है सर, बहुत बढ़िया लग रही है, जबरदस्त टोनदारी सर। इतने सालों के बाद मजा आया लोकसभा की प्रोसीडिंग को देख करके, मजा आ गया सर देख करके। जैसे पहले होता था अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त, मनमोहन सिंह जी के वक्त, जिस प्रकार तर्क वितर्क हुआ करता था, एच.डी. देवेगौड़ा जी के वक्त, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त, पहली बार ऐसा देखा बड़े दिनों के बाद। इसके बारे में क्या बोलेंगे सर आप प्लीज? निश्चय ही इसके लिए सबसे बड़ा आभार मैं व्यक्त करूंगा देश की महान जनता को। उन्होंने विपक्ष को सशक्त किया और उत्तर प्रदेश ने तो बहुत जबरदस्त मैंडेट दिया कि हाँ, आप सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हैं और जाइए और इस तानाशाही सरकार के रवैयों को टेढ़ा जो हो चुकी है उसको सीधा करने का प्रयास कीजिए। राहुल जी का आज का भाषण बहुत ऐतिहासिक भाषण है। उन्होंने बहुत जोरदार हमला किया, चाहे माननीय स्पीकर महोदय हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सबके चेहरे पे 12 बज रहे थे। किसी के पास कोई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जैसा शब्द तो मैं अब इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कहीं बहुत दूर की बात हो गई है। ओवर कॉन्फिडेंस होना ही सरकार के बस की बात। मनोज यादव जी, मगर जेपी नड्डा जी ने आलोचना किया है, बोले राहुल गांधी जी के भाषण झूठ है और हिंदुओं के खिलाफ आक्रोश, हिंदू हेट्रेड, पूरा भाषण झूठ और हिंदुओं के खिलाफ हेट्रेड है। उन्होंने कहा अग्निवीर और एमएसपी में राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है। राहुल गांधी जी अग्निवीर स्कीम्स का अखिलेश यादव जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंट्रीब्यूशन है अपोज करने में। अग्निवीर में जेपी नड्डा जी का कहना है कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है, अग्निवीर में शहीद होने वालों को कुछ नहीं मिलता। राजनाथ सिंह ने कहा 1 करोड़ रुपया हम देते हैं, तो इसमें राहुल जी का झूठ एक्सपोज हो गया, जेपी नड्डा जी का कहना है। कैसे देखते हो अग्निवीर के इस चीज को? आप वहां पर आपको झूठ कहला दिया, आपका भाषण झूठा है। नड्डा साहब बड़े भोले हैं, चेहरे से भी बड़े भोले दिखते हैं और हैं भी बड़े भोले। किसी सैनिक का सम्मान से बढ़ के कुछ होता है क्या? उसकी शहादत हो जाएगी, 1 करोड़ रुपए उसके घर पे दे आओगे, ये उसका सम्मान है? शर्म आनी चाहिए नड्डा साहब को। मेरी क्लिप काट के चलाइएगा। नड्डा साहब जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि हम कुछ नहीं दे रहे हैं सैनिकों को, हम तो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये आरोप गलत है। अरे सैनिक को सम्मान चाहिए, शहादत का दर्जा चाहिए। वो जब देश के लिए शहीद हो जाए तो उसके घर पे बहुत सम्मान के साथ उसकी जो शहादत की जो उसकी मिट्टी है वो पहुंचे, और पहुंच के पूरे समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि जो देश के लिए शहीद होते हैं उनका कितना सम्मानजनक तरीके से के साथ अंत्येष्टि और उनकी विदाई होती है। शर्म नहीं आती? पैसे से तौलते हैं नड्डा साहब, पैसे से तौलोगे? पैसे से तौल के देश के लिए कोई शहीद नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ये निश्चित तौर पे ये देश कभी आजाद नहीं होता। ये बात मैं आरके जी और प्रदीप जी आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मनोज यादव जी, बाय द वे व्हाट मिस्टर नड्डा हैज सेड इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि जो नॉर्मल फौजी है उसकी विडो को सम्मान के अलावा जिस बात की आपने बात करी, प्रॉपर पेंशन मिलती है, प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, उनके बच्चों को स्कूल की सुविधा मिलती है, ना जाने और क्या क्या मिलता है। अग्निवीर को ऐसा कुछ नहीं मिलता है, सीधी सादी बात है। और वो 1 करोड़ भी, उसमें ग्रेच्युटी भी है, उसमें जो 4 साल के बाद जो जिसको जो मिलना चाहिए वो भी इन्वॉल्व है, उसमें बाकी 2-3 और स्कीम्स हैं। एंड बाय द वे दैट इज टैक्सेबल, ये भी आपको बता दूं। वो नड्डा जी शायद बोल नहीं रहे हैं या उनको नॉलेज नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं है। जो आपकी बात है शायद ही डजंट नो। जी बोलिए सर। सब नॉलेज है, मैं आपको इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उनको सब नॉलेज है। इतना नॉलेज शायद मेरे ख्याल से किसी देश के नेता को नहीं होगा जितना उनको नॉलेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि नड्डा साहब देश के सामने सत्य बात नहीं रखना चाहते हैं,
घुमाना चाहते हैं। इनकी बड़ी प्यारी स्कीम है, गोल गोल घुमाओ, खूब घुमाओ, ढेर सारा घुमाओ, इतना घुमाओ कि जनता घूमती रह जाए। ये सिर्फ इनके पास एक ये समीकरण है। आर के जी, मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दो चीजों के मामले में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। एक, ईश्वर को लेके कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर को आत्मसात करके कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी ने बोला, उसको परिणाम मिल गया। अवधेश जी बगल में बैठते हैं, अब 5 साल और जितने दिन भी सत्ता में रहे उतने दिन टीसेंगे, चाहे विपक्ष में बैठेंगे तब भी अवधेश जी को देख के टीसेंगे कि क्या हो गया, क्या हो गया। और फिर दूसरा, जब देश का कोई जवान शहीद हो जाए, जो देश की रक्षक हैं, जो बॉर्डर हमारे सेव करते हैं, हमारे देश के आम जनमानस के बारे में उनकी हिफाजत करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, क्या मैं कहूं ये बात और आप मेरी बात का समर्थन करें? क्या अंबानी का बेटा, अग्निवीर की स्कीम छोड़ो, मैं पैसे देता हूं उसको, कर्नल की पोस्ट के पैसे देता हूं, जाएगा बॉर्डर पे लड़ने? अडानी का बेटा जाएगा? अमित शाह का बेटा जाएगा? जाए तो मैं समझू कि हाँ आप देश सेवक हैं, जाओ बॉर्डर पे लड़ो, खड़े हो जाओ, सीने पे गोली खाओ। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे तमाम सारे अटैक में जाके आप वहां पे खड़े हो जाओ, तब मैं जानूं कि हाँ आप इस देश सेवा की बात कर रहे हो। ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को जो इस देश की हिफाजत के लिए अपनी प्राणों का बलिदान दे दे, उसके लिए ऐसे शब्द किसी भी सरकार के मिनिस्टर को, किसी भी राजनेता को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोल रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर इस देश से आह्वान करूंगा कि ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनेताओं को जो सदन में झूठ बोलने की हिमाकत करते हैं, उनको सबक सिखा देना। मनोज यादव जी, एयरपोर्ट लीक, अयोध्या लीक, एग्जाम लीक, और जिस प्रकार से आज अखिलेश यादव जी ने अपने ट्वीट में रखा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, हर तरफ भ्रष्टाचार का सैलाब है, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार। तो कैसे करप्शन, तो इस चीज को पार्लियामेंट में जरूर अखिलेश यादव जी इस मुद्दे को उठाएंगे। तो कैसे देखते हो, हर जगह लीक 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 लीक, अयोध्या तक लीक? मनोज यादव जी, देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं, अयोध्या नहीं, भगवान राम का मंदिर लीक, यहां से शुरू करिए। अयोध्या लीक दिलों में नहीं बात जाएगी, इतना नहीं जाएगी। भगवान राम की छत लीक, शुरुआत यहां से होनी चाहिए इस देश में। इसीलिए मैंने अभी जस्ट अपने रिमार्क्स में मैंने इस बात को कहा कि जो ईश्वर के साथ गद्दारी करते हैं, जो लोग जो ईश्वर के साथ गलत बोलने का प्रयास करते हैं, ईश्वर के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत लोग हैं। वो ऐसे लोगों को ईश्वर भी पनिशमेंट करे और ईश्वर के साथ साथ मेरे ख्याल से देश को भी पनिशमेंट करना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर ये नहीं हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। आगे जाके जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के भाषण, राहुल गांधी जी के भाषण, यस वी कांट सी, नहीं मैं आ गया जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? राहुल गांधी जी के भाषण, उन्होंने कहा 10 साल अटैक ऑन द आइडिया ऑफ इंडिया, अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी जी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन अटैक्स हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज्ड अटैक्स हुआ, घर से बेघर किया, 20 केसेस तोपे गए, 2 बार जेल सेंटेंस हो गया, 55 आवर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। अब होने नहीं देंगे, अब ये सब चलने नहीं देगा राहुल गांधी। बट बहुत इंपॉर्टेंट विषय उन्होंने कहा कि जब स्पीकर प्राइम मिनिस्टर के पैर को छुआ, उन्होंने स्पीकर के पोजीशन का गरिमा को कम दिखा दिया। उस स्टेटमेंट में कैसे आप देखते हो? निश्चय ही प्रदीप जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से तमाम सारे संवैधानिक संस्थानों में बैठे गरिमामय पदों पे लोगों ने अपने आप को नीचा किया, प्रधानमंत्री के सामने अपने आप को झुका दिया। आप देखिए, दही चीनी खिलाती हैं राष्ट्रपति महोदया जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं। ये क्या, ये मतलब ये कहीं से जस्टिफाइड है कि प्रधानमंत्री को दही चीनी खिलाओ? अरे बड़ा खुश थी आप तो, लड्डू खिला देती, बर्फी खिला देती, काजू कतरी खिला देती, रसगुल्ला खिला देती, दही चीनी का ऐसा लगता है जैसे उनके घर का कोई प्रधानमंत्री बनने गया है। ना 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 ना, ये बहुत गलत परंपराएं बीजेपी ने इस देश में लगाई है और मेरे ख्याल से ये
देश के स्ट्रक्चर के लिए, देश के संवैधानिक ढांचे के लिए ठीक नहीं था। और आज भी चाहे स्पीकर महोदय हो या और भी लोग, प्राइम मिनिस्टर नो डाउट सबसे ताकतवर पद है भारत के लिए और दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान है इस देश का, प्रधानमंत्री का। लेकिन सबकी अपनी गरिमा, सबका अपना स्थान, सबके अपने तमाम सारी चीजें हैं। उन सारी बातों को अगर नहीं समझता है ये मौजूदा सत्ता में और संस्थाओं पे बैठे लोग, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक ही बात कहूंगा कि आने वाला समय भारत के लिए अगर भाजपा का कार्यकाल और लंबा चलता है तो मैं इतना कह सकता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और ये देश मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अपमानित होगा, इसमें दो राय नहीं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ये देश अपमानित की स्थिति ना है। लेकिन सर आप ये बताएं, आज जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने अपना भाषण दिया, why are we losing Mr. Manoj Yadav? I think we just lost him again. Perhaps he's getting calls, maybe. I don't know. Okay, he's got disconnected. Right. So what I'm saying, Pradeep ji, is that as far as Mr. Rahul Gandhi's speech today is concerned, if that's an indication of things to come, the BJP is going to be very, very hard pressed to. राहुल गांधी जी ने कहा कि ये ट्रेलर है, अब पूरा पिक्चर बाकी है। But there are issues that they have taken up which is rightful. Now over the years, even the RSS ने भी हाईलाइट कर दिया था कि you have become arrogant. राहुल गांधी जी वही चीज को दोहरा दिया कि आप एरोगेंट हो गए करके I think we've got Mr. Manoj Yadav back. मनोज यादव जी ये बताएं, आज राहुल गांधी जी भगवान शिव की तस्वीर लेकर के गए अपने साथ लोकसभा में, उन्होंने दिखाई। उसके अलावा उन्होंने ईसाइयों की भी बात करी, ईसा मसीह की बात करी, उन्होंने कुरान शरीफ से भी कोट किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला, प्रॉफेट मोहम्मद उनके बारे में बोला। सर बाकी सब तो ठीक है, मतलब सब लोगों ने चिल्लाए वगैरह सब कुछ किया। जो इनके ट्रोल्स हैं, राइट विंग ट्रोल्स जो हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि कुरान शरीफ को कोट किया राहुल गांधी जी ने। इससे क्यों तकलीफ हो रही है सर इनको? मनोज यादव साहब प्लीज। देखिए, अगर हम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होके कोई अच्छी बात कह दें तो बीजेपी को वो भी बुरी लग जाएगी जी। भगवान को आत्मसात कर लें, ये भगवान की ठेकेदारी ले लें, परंपराओं को तोड़ दें, सब कुछ कर दें, तब बुरा लगेगा। ये नहीं सब तब उनका ठीक है, हम अगर कुछ कर दें तो बुरा लगेगा। फिर वो एंगल ढूंढते हैं कि हम किस धर्म की बात क्यों कर रहे हैं, हिंदू की बात करें, मुसलमानों के प्रति क्यों नहीं नफरत की बात करते हैं, ईसाइयों के प्रति क्यों नहीं करते हैं, हम सिखों के प्रति, जैनियों के प्रति क्यों नफरत की बात नहीं करते। बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी राइट विंग को धारण करके रखी है। बीजेपी चाहती है कि सब कुछ उसके हिसाब से देश में चलना चाहिए। निश्चित तौर पे जिसकी सत्ता होती है वो अपनी आइडियोलॉजी को स्थापित करने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा संविधान है, कोई राजतंत्र नहीं है। संविधान में जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। उसके लिए किसी की भावनाएं आहत होती हो, किसी का दिल दर्द होता हो, किसी के दिमाग में कोई पैरालिसिस हो जाता हो, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। वो आप एक मानसिक बीमारी के रूप में अपने अंदर धारण किए हुए उस बीमारी को लंबे समय से चलाते चले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ मनोज यादव साहब कि राहुल गांधी जी ने कहा कि सिर्फ आरएसएस हिंदू नहीं है, सिर्फ बीजेपी हिंदू नहीं है, मोदी जी सिर्फ हिंदू नहीं है, यहाँ पे सभी हिंदू बैठे हैं, आपके पास ठेका नहीं है हिंदू धर्म का। तो उसके ऊपर नड्डा जी और मोदी जी ये कैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी एंटी हिंदू है? ये मतलब मेरी समझ के बाहर हो गई बात। ठीक है, नहीं वो इस देखिए पूरा नरेटिव और पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी की हिंदुत्व पे ही टिकी हुई। हिंदू 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 हिंदू। अगर हिंदू भी कहीं कैप्चर्ड हो गया, मेरा शब्द ये नहीं अच्छा है, हिंदू का अगर बड़ा हिस्सा चला गया विपक्ष के हाथ में तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, स्वाहा हो जाएगी। और अगर बीजेपी उस मुद्दे पे स्वाहा हो गई तो बीजेपी के पास कुछ इस देश को बताने, दिखाने, समझाने और देश को देने के लायक कुछ भी बीजेपी के पास नहीं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी पे हिंदुत्व टिका है, भगवान टिके हैं, धर्म टिका है। और हिंदुत्व अगर खिसक गया तो फिर धर्म और भगवान का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अभी भी जो स्थिति है वो लगभग सिमर कर दी। वैसे मैं तो जो जानता हूं, जो मेरे पास आंकड़े हैं, जनता ने, देश की जनता को मैं धन्यवाद पुनः दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश की जनता ने हमको बहुत अच्छा मैंडेट दिया सत्ता में बैठाने का। लेकिन कुछ बेईमान लोग सत्ता में हैं जिन्होंने बड़े कम मार्जिन से हमारी सीटों को हरा दिया और सत्ता को हाईजैक करके बैठ गए। मैं ये आरोप खुले मन से लगाता हूं
जो आज देश के वासियों सुन लीजिए, 1 जुलाई 2024 को मनोज यादव कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आज बने बैठे हैं वो बेईमानी से बना बैठे हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री बेईमानी से बने बैठे हैं, इनको देश की जनता ने बहुमत नहीं दिया, ना एनडीए को बहुमत दिया। जो 3 बजे के बाद गेम हुआ है वो बड़ी बात है, और इस पे आने वाले कई दशकों तक बीजेपी को झेलना पड़ेगा। ये बात मैं आरके जी आपके चैनल में दूसरी बार कह रहा हूं कि बीजेपी की आने वाले राजनीतिक जो भी लोग हैं वो इसको झेलेंगे जो आज बीजेपी कर रही है। भविष्य में इनके साथ ठीक ऐसा ही होगा, ये बात मैं कह रहा हूं। और आरएसएस जो इस देश को पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास कर रही है, जो इस देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत दिन तक चलने वाला है। मनोज यादव जी, यही मुद्दा है। आरएसएस, खड़गे साहब ने अपर हाउस में उठाया आरएसएस, नीट, अग्निवीर और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक धार्मिक आलोचना करना, धर्म से जोड़ना, चंदा दो चंदा लो। बट सबसे एलिगेशन सबसे ठोस ये था कि आरएसएस ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर किया, टोटल टेक ओवर किया। एजुकेशन सिस्टम में हर लेवल में आरएसएस के लोग बैठे हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आरोप था, बोले ये डेंजरस है, मनुवादी विचार, मनुवादी चीज को हाईलाइट करना, पूरे सिस्टम में डालना। तो हाउ डू यू सी, ये बहुत सीरियस एलिगेशन खड़गे साहब ने किया है कि आरएसएस ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है। मनोज जी। हाँ, निश्चय ये बिल्कुल सही आरोप है, इसमें दो राय नहीं। मैंने कई बार कहा और आपके चैनल पे इस बात को कहा कि स्लीपर सेल, आप तो पदों पे बैठे लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आरएसएस ने अपने स्लीपर सेल इस देश की संस्थाओं में बैठा दिए हैं, जिससे ये पूरा देश जिस तरीके से संवैधानिक सिस्टम को चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा। जैसे एनटीए बना, और एनटीए एक प्राइवेट संस्था थी, उसको इस देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे दी, और उस एनटीए ने क्या किया, उसमें आरएसएस की मानसिकता के लोग, सारे लोग जिम्मेदार बैठे थे, और वो अपने लोगों को एंटर करने के लिए किस तरीके से इस देश की सबसे पवित्र परीक्षा को पूरी तरीके से धता बता दिया और उसको भ्रष्टाचार का एक पूरा समुंदर बना दिया। तो आप कल्पना कर सकते हो कि आरएसएस के लोग कितने जहरीले होते हैं। माफ करना, और अपने आप को सौभाग्यशाली मैं समझता हूं कि मैं आरएसएस के लोगों, आरएसएस जैसी संस्थाओं पे मैंने अपना पैर भी नहीं रखा और उनको अपने आप को छूने तक नहीं दिया। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। लेकिन जो लोग आज की डेट में आरएसएस की गिरफ्त में हैं, वो मेरे ख्याल से अपने घर में एक नफरत का पेड़ लगा रहे हैं, और ऐसी नफरत जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगी, कहीं बैकवर्ड्स के खिलाफ, कहीं दलित के खिलाफ, कहीं अल्पसंख्यक के खिलाफ, कहीं पे गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के खिलाफ, और कहीं पे ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ जो मेरे ख्याल से कभी हम आप सपने भी नहीं सोच सकते हैं। पुअर लोग जो हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनके भी खिलाफ आरएसएस नफरत फैलाता है। क्योंकि आपको याद होगा वो जेएनयू का किस्सा कि मेरे टैक्स के पैसे से कन्हैया कुमार कितने दिन तक पढ़ाई कर सकता है। कन्हैया कुमार का मैंने नाम लिया, ये उन पे ही सबसे ज्यादा आरोप लगा कि इतने लॉन्ग एज तक किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना, और वो भी हमारे टैक्स के पैसे से। यानी कि मीडियम क्लास और गरीब लोगों से बीजेपी के लोग नफरत करते हैं, हेट करते हैं। वो कहते हैं उनके टैक्स का पैसा, उनके टैक्स का पैसा। तो मैं तो उनको एक रिप्लाई करता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, जिस दिन इस देश का गरीब किसान, मजदूर, किसानों को सबसे सर्वोपरि रखता हूं, उसने अगर मजदूरों को भी उसमें इन्वॉल्व करता हूं, अगर जिस दिन इस देश के किसानों ने अपने अनाज के मूल्य का निर्धारण अपने हाथ में ले लिया, और इस देश के मजदूर और कामगारों ने अपनी मेहनताना खुद तय कर लिया, उस दिन इस देश का पूंजीवाद स्वतः ढह जाएगा, स्वतः खत्म हो जाएगा। आज जो पूंजीवाद खड़ा है, आज जो लोग अपने आप को टैक्स पेयर कहते हैं, वो इस देश के किसान और गरीब मजदूरों के दम पे आज वो अपने आप को कहते हैं। किसी की वजह से हिंदुस्तान नहीं चल रहा है, हिंदुस्तान इस देश के आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान के दम पे चल रहा है। इसलिए टैक्स पेयर वाला गरीबों को बातें कहना ये बड़ी शर्मनाक बात है इस देश के लोगों के द्वारा। लेकिन टैक्स तो हर एक कोई पे करता है, टैक्स पेयर अकेला वो नहीं होता जो इनकम टैक्स पे करता है। जब आप कुछ भी खरीदते हैं जीएसटी तो देते ही ना।
हर चीज़ पे जीएसटी लगा हुआ है सर। अब तो बस ये गनीमत है कि अभी तक हवा पे जीएसटी नहीं लगा। मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी शायद वो भी लग जाएगा। लेकिन चलते चलते आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए नीट स्कैम का है। सरकार नीट के ऊपर, नीट स्कैम जो हुआ है, पेपर जो लीक हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहती लोकसभा में? ये क्या हुआ है? करना चाहिए ना। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से संदेश जाना चाहिए कि भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं। देखिए, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो बिल्कुल सटीक और सही है। आप ये बताइए, कौन सरकार अपने राज दुलारों को जेल भिजवाना चाहेगी? ये बताइए। चाहे वो प्रदीप जोशी हो, चाहे और भी एनटीए के अधिकारी हों, या जहां जहां फंसेंगे, गुजरात से लेके बिहार तक लोग फंसेंगे, सब भाजपा आरएसएस के लोग तो फंसेंगे। तो क्यों चाहेंगे कि वो उनके लोग जाएं? और कोई एक चीज नहीं, कोई नीट नहीं, क्या जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे इस सरकार पे या संस्थाओं पे, क्या किसी की भाजपा सरकार ने उनकी जांच कराई? क्या जितने भी, चाहे वो सुरक्षा मामलात की बात रही हो, चाहे वो जहाज खरीदने की बात रही हो, चाहे कोई और बात रही हो, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, चाहे कोई भी उठा के आप घोटाला इस देश का देख लीजिए, किसी भी घोटाले पे सरकार का स्टैंड एक तरफा या मजबूत तरीके से नहीं रहा। सरकार ने उसको डिनाई किया, और डिनाई सिर्फ इसलिए किया है कि वो अपने लोगों को कैसे बचा ले। और आज सदन में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुई हिंदू वाली, उस बात पे मैं जरूर कहना चाहूंगा जी, बोलिए कि सर। बीजेपी अब वो हिंदू हिंदू शब्द पे ना खेले। इस देश के आम जनमानस को ये पता चल गया, मुझसे पहले आप सर डिबेट कर रहे थे आरक्षण पे, और उसमें महाराष्ट्र की बात कर रहे थे कि कुणबी समाज के लोग अपने आप को बैकवर्ड और आरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे देश में 10 साल तक नरेंद्र मोदी का जादू चला। नरेंद्र मोदी की हर बात को इस देश ने माना। घंटी कही घंटी बजाई, ताली कही ताली बजाई, थाली कही थाली बजाई, दिया कहा दिया जलाया, मोमबत्ती कहा मोमबत्ती जलाया, सब कुछ किया। और जब कुछ नहीं बताया तो इस देश के लोगों ने मुंबई से यूपी तक, बिहार तक और पूरे देश में पैदल भी अपने घर वो चले गए। कुछ नहीं कहा तब भी चले गए। लेकिन अब पूरे देश के नागरिक ये नहीं चाहते हैं कि वो ताली थाली और घंटी बजा के अपना और अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करेंगे। तो हिंदू हिंदू पे न खेलो। इस देश का ओबीसी, इस देश का एसटी, इस देश का माइनॉरिटीज के लोग, इस देश के सवर्ण क्लास के भी जो जनरल कैटेगरी के तमाम सारे बुद्धिजीवी जागरूक लोग हैं, उन सब के मन में ये बात आ गई कि ये सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, हमारी पीढ़ी के साथ छलावा कर रही है, हमारे पूरे संवैधानिक सिस्टम के साथ छलावा कर रही है। तो हिंदू हिंदू पे ना खेलो, ज्यादा अच्छा है। जो कुछ होमवर्क किया है, क्लास वर्क या होमवर्क, उसको जनता को दिखा दो। जनता शायद हो सकता है आपको कुछ रिबेट दे दे, कुछ आपको सहूलियत दे के ये कहे कि नहीं नहीं ये काम अच्छा है। बीजेपी जितना, मैं बड़ी बारीक से आपको एक बात बताने जा रहा हूं आपके दर्शकों को, बीजेपी जितना अपने मुद्दों पे जो फैक्चुअल उसके अपने राजनीतिक एजेंडे के मुद्दे रहे उस पर अगर जाने की कोशिश करेगी, बीजेपी उतना घिरेगी, उतना परेशान होगी। जैसे आज सदन में चाहे वो हिंदू का मुद्दा हो, चाहे वो किसी धर्म का मुद्दा रहा हो, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, ठीक वैसे ही मुंह की खानी पड़ेगी आरके जी। इसलिए बीजेपी मुद्दों पे बात करे। अपने मुद्दों पे बात करोगे तो जनता ने हमको आपके मुद्दों पे आपको ही निचोड़ के बेहतरीन तरीके से झाड़ के किनारे उस पे टांगने के लिए हमें ताकत दे दी है जी। Right, thank you so much, sir. Manoj Yadav ji, lovely talking to you as always. And that cap looks really lovely. I want one too. Fantastic. Where do I get it from? I'm sure I'll be able to get it from. We'll ask Mr. Abu Asim Azmi to get this one. Yes. Right, thank you so much. Okay. Sir. Thank you very much. Okay. Namaskar. Jai Hind. Okay. Sir. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड नाइट। That was really lovely. I think very, very confident Samajwadi Party. Now, I am waiting for the response from the BJP. I don't think the BJP is going to take it lying down. I think there will be a response, and let's see the kind of response that the BJP comes up with in Parliament. So today's day, the Parliament has gone to the Congress, and only Congress in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, both. Dono jagah, it was only the Congress. India Alliance, you mean? Yes, India. That's what this is, the India Alliance. Yeah. So, which is why I'm waiting for the Congress response. Let's see, for the BJP response. Let's see what they say, because the BJP is not going to take this lying down. And I would say again, ये मेरा खुद का मानना है,
और बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो कोर इश्यूज हैं जैसे काशी विश्वनाथ हो गया, जैसे प्रदीप जी कृष्ण जन्मस्थान हो गया, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया यानी अखंड भारत हो गया, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इससे अगर वो भटकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अगली बार चुनाव में उनकी अभी तो 62 सीटें कम हुई हैं, 63 सीटें कम हुई हैं, हो सकता है आपकी 163 सीटें कम हो जाएं। तो आप अपने कोर इश्यूज से अपने कोर वोटर को छोड़ नहीं सकते। आपको हिंदुत्व के प्रति उसी तरह लॉयल रहना पड़ेगा जैसा कि अभी तक आप चल रहे थे। जहां आपकी नजर हिली वहां बीजेपी के लिए दुर्घटना घटी। Collision course with the RSS is one of the major issues of their losses across the huge states of Maharashtra and Uttar Pradesh. That's right. And जब तक आप RSS को साथ में लेके नहीं चलोगे आपको तकलीफ होने वाला है। The arrogance that is exposed by the RSS, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। Now that is something which Modi has to realize कि is he bigger than the state? Is he bigger than the party? Because BJP का कुछ का tagline है। Is he bigger than the RSS? Yes, exactly. That's it. So, और जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, आज अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यकर्ता है उसी तरीके से आपके लिए उसने काम करना शुरू कर दिया जैसे कि 2013-2014 में किया, आपको कोई हरा नहीं सकता साहब। और अगर आप आरएसएस को ये बोलेंगे कि आपकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो फिर जयराम जी की यू वेरी लकी यू गॉट 240 दैट यू डिडंट स्टॉप एट 140, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि आरएसएस के लोगों में अभी भी आपके लिए आदर है, स्नेह है, सत्कार है, सम्मान है। अगर आरएसएस को आप साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं एक बार फिर 1984 वाली स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। एंड द बीजेपी टैगलाइन वही है, पहले राष्ट्र जी, देन पार्टी और लास्ट में मैं। और अगर मैं सबसे पहले हो गया the very principles on which the RSS and the BJP is formed stands shaken. The foundation stands shaken. जो आपने खुद ने पिरामिड बनाया था उसको अगर आपने उल्टा कर दिया तो फिर यही होगा आपके साथ। खैर, as far as we are concerned, we are well wishers. We can only, give a suggestion कि अपने पुराने रास्ते को मत भूलिए, पुराने साथियों को भी मत भूलिए, याद रख लीजिए, पुराने नेताओं को भी मत भूलिए। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो देख रहे हैं कि ये कांग्रेस से और अन्य जगहों से ये कौन लोग आ गए हैं जिनके लिए अब उनको काम करना पड़ेगा। वही लोग जो आज तक उनके राम मंदिर आंदोलन पर अडवाणी जी, वाजपेयी जी और अन्य लोगों को और मोदी जी को गालियां दिया करते थे, आज उनके लिए उनको काम करना पड़ रहा है। प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं, अब बीजेपी को उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। Yes, yes. I mean, there is confusion within the rank and file in Maharashtra itself. जिस प्रकार से चल रहा है, किसी को मालूम पूरे नहीं। देश में, पूरे देश में। Yes, and that's, Maharashtra is one of the biggest examples. जिस प्रकार से Ajit Pawar and you got Eknath Shinde is good one sir, और अजित पवार जी के पूरे गुट में जितने के खिलाफ आपने आंदोलन चलाए, वो अब सत्ते में मंत्री बनकर बैठे हैं। क्या जवाब देंगे? प्रदीप जी, ये चीज मध्य प्रदेश में क्यों उत्पन्न नहीं हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने की वजह से? क्योंकि उनकी दादी विजय राजे सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी दिग्गज नेता थी। उसके पहले हिंदू महासभा में थी, उसके बाद बीजेपी में आ गई, और उनकी खुद की जो बुआ हैं वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की, तो ही वॉज एक्सेप्टेबल एज ए बीजेपी मैन, इसलिए मध्य प्रदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बाकी स्टेट जो हैं वो मध्य प्रदेश नहीं है साहब, याद रख लीजिएगा। और वहां पर भी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ करके प्रदीप जी और तो किसी को नहीं लिया गया। बाकी सारे के सारे जितने लोग हैं सारे बीजेपी के लोग हैं। हमारे चौहान साहब जो हैं, मतलब जबरदस्त मामा जी, he has led the party so beautifully in Madhya Pradesh. I think that should serve as an example. The entire dilemma in Maharashtra politics was बीजेपी अपने आप को क्या सफाई दे। आम कार्यकर्ता भुजबल जी के आपने खिलाफ संघर्ष चलाए, वो आज मंत्री बनकर आपके ऊपर बैठे हैं। यामिनी यादव जी पे करप्शन चार्जेस थे, वो साउथ में कैंडिडेट आपका है,
घोषित किया है, आपको उनके साथ काम करना है जिनके खिलाफ आपने आंदोलन भ्रष्टाचार के चलाए। अजीत दादा पवार, अजीत दादा पवार, इरिगेशन स्कैम, सुनील तटकरे, हसन मुशरफ, हसन मुशरफ, एवरीबडी। तो क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, किसे क्या, एंड कब तक वो बेयर करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर it is like Mr. Owaisi, suppose he joins the BJP, what are you going to do at that time? उसकी कसर बाकी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को ले आइए बीजेपी में, और सबको कहना क्लीन चिट दिया, सबको क्लीन चिट दिया है। और सिर्फ ये झूठ बात है कि नहीं इंक्वायरी चल रहा है। कौन सा इंक्वायरी चल रहा है? ऑल केसेस shut down, all inquiries, all files are प्रफुल्ल closed। पटेल जी के हर चीज फाइल क्लोज हो गई। So is Mr. भुजबल, बिल्कुल, अजीत दादा पवार साहब को भी क्लीन चिट मिल गई। यस यस यस। तो खैर, आई होप द बीजेपी लिसन्स। वी कैन ओनली, भाई हमारा काम है सलाह देना, आगे सलाह लेना या ना देना। ऑब्वियसली आप सब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, भाई आप सत्ता में हैं, कितनी बार चुनाव जीत चुके हैं, हम तो एक बार भी चुनाव नहीं जीते हैं, तो लिहाजा आप लोग ज़्यादा अक्लमंद हैं। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के लोग जो सारी उम्र आपके खिलाफ नारेबाजी करते रहे, आपके खिलाफ चिल्लाते रहे, ना जाने क्या कुछ बोलते रहे, आज आपने उनको अपना इतना बड़ा नेता बना लिया, और तो और छोड़िए पार्लियामेंट की टिकट भी दे दी, और फिर आप ये अपेक्षा रखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो उस कैंडिडेट के लिए काम करेगा। वेल, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। Lovely speech from Mr. Rahul Gandhi, by the way. That is the biggest news of the day. The other news of the day is, of course, our girls. Oh God, we forgot to mention that. Harmanpreet Kaur's team has just won the one-off test against South Africa in China, in Chennai, not in China, I'm so sorry, in Chennai by 10 wickets. It was marked by a huge double century from Shafali Verma. Shafali Verma की डबल सेंचुरी, 205 रन उन्होंने बनाए फर्स्ट इनिंग्स में, और एंड वी फाइनली वन, आवर गर्ल्स फाइनली वन द टेस्ट बाय 10 विकेट्स। 10 wickets, it's a huge win. It's a huge win. And this is, Pradeep ji, this is after the Indian girls, our girls had beaten Australia, England and South Africa in all the ODIs. Now of course the T20s are going to start, but अब क्या है, men's cricket के शोरगुल में, celebration में, the girls somehow get forgotten. But this is a great achievement, so congratulations to our girls. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल, and do keep sending in your comments. We love to read your comments. And आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।